यस, अब मेरी बात सुनो बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे AS19 लीज। जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग थे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में जो रिलेवेंस AS10 का था उतना ही रिलेवेंस सेकंड ग्रुप में AS19 का था। काम का AS है, बहुत बड़ा AS है। कंसेप्चुअली AS10 से छोटा है, कंसेप्ट इसमें कम है, लेकिन इसका कैलकुलेशन पार्ट बड़ा अच्छा है। लेकिन FM वगैरह पढ़ लेते हैं, बहुत ग्रुप दे रहे हैं बच्चे मैक्सिमम, तो थोड़ा इतना मुश्किल आती नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन लोग लीज। इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड यूज होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो पूछते रहना, बराबर पूछोगे तो ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि काम का ये से पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मैं हर बार की तरह पहले बता दूँ इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लीज कितने तरह की होती है, कुछ डेफिनेशन जो इस AS ने कवर कर रखी है, किन किन लोगों पे ये AS एप्लीकेबल नहीं होता, गलत बोल गया, कौन सी लीज पे ये AS एप्लीकेबल नहीं होता। लोगों पे तो क्या मतलब है, कौन सी लीज पे ये AS एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा कि स्कोप क्या है इस AS का, फिर इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा कि कैसे पहचाने की ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है। फिर 5वें नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेसर की बुक में और लेजी की बुक में। ठीक है, जिसने लीज पे दी है उसकी बुक में, और जिसको लीज पे दी है उसकी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और लास्ट में सेल एंड लीज बैक पढ़ाऊंगा, और फिर डिस्क्लोजर तो डिस्क्लोजर है, तो सेल एंड लीज बैक हमारा लास्ट टॉपिक होगा मेन। शुरू करें, चलो। पहले लीज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीज, मेरे साथ बोलो। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लेसर राइट कन्वे करता है लेसी को एसेट यूज करने का फॉर अ कंसिडरेशन। अब इसमें इज और दा लगा के बना लेना इसको। मेन वर्ड क्या थे, लेसर होगा, लेसी होगा, वो राइट कन्वे करेगा किसको, लेसी को, लेसर क्या करने का, एसेट को यूज करने का फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब एक भी एलिमेंट गायब है तो फिर वो लीज नहीं। तो देखो, लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे लेसर होगा जो एक राइट कन्वे करेगा किसको, लेसी को, पेमेंट लेकर। क्या राइट कन्वे करेगा, यूज करने का, किसको यूज करने का, एसेट को। कब तक, ओवर अ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 15 साल। अपन तो कोटा में रहते हैं, अधिकतर हॉस्टल अपने यहाँ लीज पे ही देते हैं। किस पे देते हैं, आज मैंने एक हॉस्टल बना लिया बढ़िया, और वो मैंने मनीष को लीज पे दे दिया। अब बच्चों से रेंट वेंट मनीष लेता रहेगा, मनीष तो मुझे हर साल का लीज दे देगा। ठीक है, तो अब तो वो सारे हॉस्टल भी खाली पड़े हैं, खैर अभी तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ तो लीज का बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, लीज पे दे दो, बच्चे कितने आएंगे कितने नहीं, सब उसकी हेडेक, मेंटेनेंस वगैरह सब वो देखेगा। आप तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो बिल्डिंग बनाने का, बनाओ और लीज पे पटक दो। ठीक है, तो अब वो लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होगा, ये सब चीजों की चर्चा अपन इसमें करेंगे। एक बार और मेरे साथ डेफिनेशन बोलो, लेसर कन्वे राइट टू लेसी फॉर यूज ऑफ एसेट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद कंसिडरेशन, जिसे हम लीज रेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर लीज रेंटल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो इस AS में कवर्ड नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ नॉन ग्रेचुटस कवर्ड है, ग्रेचुटस कवर्ड। तो अगर मैं ग्रेचुटसली अपनी कोई एसेट यूज करने के लिए मनीष मल्होत्रा को देता हूँ, ग्रेचुटसली बिना कोई कंसिडरेशन के, तो वो इस AS में कवर, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही लीज एग्रीमेंट कवर है जहां पे पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट होनी चाहिए। लिख लेना यहाँ पे। अब एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। 3 तरह की लीज पे ये AS एप्लीकेबल नहीं होता, तीनों के लिए अलग अलग गाइडेंस नोट है और अलग अलग इंड AS भी है, और थोड़ी बड़ी चीजें हैं तो इसके ऊपर ये AS एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो अगर आप किसी को नेचुरल रिसोर्स लीज पे देते हो, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए लीज पे देते हो, जैसे माइंस हो गई है ना, मिनरल्स हो गए, इसके लिए मैंने आपको दिया है एक्सट्रैक्शन का राइट कि भैया आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो, सरकार देती है वैसे तो ये राइट, आपको एक्सट्रैक्ट करने का राइट दिया है, आप यहाँ एक्सट्रैक्ट करो, तो ये लीज पे दिया है मैंने आपको। अब इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह निकलेगा, जो भी होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होगी, उसके लिए AS कोई कमेंट नहीं करेगा। उसके लिए अलग अलग चीजें ऑलरेडी बनाई गई है, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं तो ये जनरल नहीं है, इनके ऊपर स्पेसिफिक AS या गाइडेंस नोट है। चलो, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर आप नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए देते हो, जैसे ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल, मिनरल्स,
तो उसके ऊपर ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। मोशन पिक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने अपना फिल्म स्टूडियो किसी को लीज पे दिया, ठीक है, किसी चीज़ का पेटेंट कॉपीराइट जो मैंने करा रखा था वो मैंने आपको लीज पे दे दिया कि अब आप ये मेरा पेटेंट यूज़ करो, आप मेरा कॉपीराइट यूज़ करो, इससे जो कमाना है कमाओ, फिर मुझे दे देना पैसा, तो वो लीज पे दिया, वो भी यहाँ एप्लीकेबल। और आपने लैंड किसी को दी, सिर्फ लैंड, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है तो एएस लगेगा, लेकिन सिर्फ यूज किसके लिए दिए, लैंड को दिए, तो ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एएस एप्लीकेबल नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं है ये लीज नहीं है, ये भी लीज है, लेकिन इनके लिए कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आगे की क्लासों में सीए फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 3 चीजों में नहीं लगेगा ये। नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको दिए, यूज ऑफ लैंड और मोशन पिक्चर्स एंड सच टाइप ऑफ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? अब मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें पहले मैं बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है, जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो डेफिनेशन में ही है। डेफिनेशन ढंग से समझ ली तो आगे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट आएंगे वो डेफिनेशन में पूछते रहना मुझसे, है ना, एकदम पूछते रहना। शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होती है, मेरी तरफ देखो। नॉन कैंसिलेबल लीज एक ऐसी लीज जिसमें लेसर ने लेसी को एसेट दी है और वो लीज कैंसिल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस ये सारे सर्कमस्टांसेस हो जाए तो ही कैंसिल होगी, नहीं तो कैंसिल। नंबर 1, कोई ऐसी रिमोट कंटीजेंसी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, कुछ ऐसी चीज जो हमारे हाथ में ना हो तो ही कैंसिल होगी, नहीं तो कैंसिल। तो नॉन कैंसिलेबल इज अ लीज दैट इज कैंसिल ओनली। ये तभी कैंसिल होगी जब ये कुछ होगा। पहला, कोई ऐसी क्या हो जाएगी, रिमोट कंटीजेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिमोट कंटीजेंसी, तो ये लीज कैंसिल होगी, नहीं तो नहीं होगी। या लेसर की परमिशन से कैंसिल होगी, लेसी का कुछ भी नहीं है उसमें। अब जैसे मैंने होटल दे दिया इसको मैंने हॉस्टल दे दिया लीज पे चलाने को, अब मैं बोलूंगा कि मनीष मुझे वापस दे दे मेरा हॉस्टल, तो ही कैंसिल होगी, नहीं तो कैंसिल। मनीष बोलेगा तो नहीं होगी। मनीष बोलेगा सर इसमें तो बच्चे ही नहीं आते हैं यार, मैं तो परेशान हो गया, अब आपको मैंने लीज देनी है 5 लाख रुपए साल की, मैं कहाँ से लाके दूँ, 5 लाख रुपए तो मुझे ही नहीं आते, बच्चे ही नहीं आ रहे कोटा में, तो ये है वो है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो चाहिए 5 लाख रुपए। अरे सर आप तो लीज कैंसिल कर दो। नहीं होगी, क्योंकि हमने लीज को क्या बनाया था। वैसे ऐसी लीज लेसी जो होता है वो बहुत सोच समझ के साइन करता है। ऐसी लीज लेसी तभी साइन करता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब उसे उस एसेट की इतनी जरूरत हो और उसका पूरा बिजनेस सेट हो, उसे पता हो कि ये एसेट को मैं ही यूज करूंगा, ये इसके किसी काम की नहीं है और ये बना भी मेरे ही लिए रहा है। इसकी भी बात करेंगे अपन आगे। कई बार अपन ऐसी चीज लीज पे लेते हैं जो अपने मॉडिफिकेशन से बनती है, जो काम ही सिर्फ अपन को आएगी और किसी को आएगी नहीं, और उसके लिए अपन बनवाते हैं नॉन कैंसिलेबल लीज। क्या बनवाते हैं? ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने भैया मैं एक विला में गया, ठीक है, अब वो विला था हमारे दिव्यांश का। दिव्यांश से मैंने कहा यार मेरे लिए एक ऐसा घर बना, ठीक है, जो किसी का ना हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का ऐसा घर ना हो, ऐसा घर बना, हर चीज उसमें लग्जरी होनी चाहिए, पैसे की कोई चिंता मत करना, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, बस ये आइलैंड तेरा है, ठीक है, यहाँ पे विला मेरा होगा और वो विला बना के मुझे दे दे, उसके बाद भूल जा, तेरा जो भी लीज रेंटल होगा मैं दूंगा। तो इसने मेरे हिसाब से बनाया भैया सब कुछ, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बोली थी वो सब चीज़ इसने बनाई और मुझे दे दी। अब इस केस में दिव्यांश है ना, ये सोचेगा कि यार साले ने बनवा तो लिया है, 6 महीने बाद इसका मन भर गया, तो ये इतनी महंगी चीज़ में किसको देने बैठूंगा, तो वो मेरे से साइन करवा लेगा, क्योंकि चीज मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनी है, कल कुछ दिक्कत हो गई तो इसलिए नॉन कैंसिलेबल लीज सिर्फ कौन कैंसिल करेगा? लेसर, लेसी कैंसिल। नंबर 3, अगर लेसी किसी न्यू लीज में एंटर हुआ सेम और इक्विवेलेंट एसेट के लिए तो ही लीज कैंसिल होगी। मतलब अगर ये लीज कैंसिल भी हुई ना तो कब होगी? जब मैं दिव्यांश से बोलूंगा दिव्यांश यार ये बहुत महंगा पड़ रहा है, मैंने तेरे से बात में बनवा तो लिया है ये, लेकिन अब ये जो तू लीज रेंटल मांग रहा है ये मेरे से नहीं दिया जा रहा। अब तू मेरे से 3 साल से लीज रेंटल ले रहा है, 3 साल के लीज रेंटल में तूने मोटा मोटा पैसा तो मेरे से रिकवर कर ही लिया जो भी तूने बनाने में लिया था, अब मेरे को थोड़ा कम कर दे यार,
और वैसे भी तू किसी और को तो देगा नहीं है, तो मैंने मेरे हिसाब से बनवाई ये सारी चीजें, ठीक है। मेरे वास्तु शास्त्र फास्त्र जो भी लग रहे थे मैंने लगाया, ये किसी को तो काम आए। वो मैम सीधे बैठो, ठीक है। तो दिव्यांश से मैंने लीज को रिन्यू करवा लिया। अब जब मैंने नई बनवा ली वो पुरानी कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो कैंसिल, मतलब इसमें सारी चीजें ऐसी है तो लेसर के फेवर में, लेसी का इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर 4, ये तभी कैंसिल होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं कब कैंसिल हो सकती है, वैसे तो कैंसिल होती ही नहीं है, ओनली लिखा हुआ है, तभी कैंसिल होगी जब लेसी एक एडिशनल अमाउंट पे करे। अब मैंने दिव्यांश से बोला, दिव्यांश मेरे को तो कैंसिल करनी है, 4 साल हो गए। दिव्यांश बोलेगा सर 4 साल में मैंने आपसे 100 करोड़ का लीज रेंटल तो ले लिया, 25-25 करोड़ करके, लेकिन मेरे को इसको बनाने में 130 करोड़ लगे थे, तो आप 30 करोड़ और दे दो, लीज कैंसिल कर दूंगा, फिर आप जाओ, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपके हिसाब से बनाई थी, जब तक मेरा पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा, या तो आप 1 साल और रुक जाओ, और अगर आप अभी जाना चाहते हो तो 30 करोड़ देके लमसम चले जाओ। तो मेरा लीज तभी कैंसिल होगा जब लेजी एक एडिशनल अमाउंट देगा लीज कैलकुलेशन के हिसाब से, जो पहले से ही सेट था। दिव्यांश ने मुझे पहले ही बोल दिया था, सर अगर छोड़ के गए तो ध्यान रखना 130 करोड़ लगाएंगे विला में, पूरे लूंगा आपसे, आपके लिए बनाया, आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया, नहीं तो नहीं। तो ये होती है नॉन कैंसिलेबल लीज। क्या होती है ये? ठीक है, 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये अमाउंट स्टार्टिंग में कैलकुलेट होता है, देख, अपॉन पेमेंट बाय लेसी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एट इंस्पेक्शन कंटिन्यूएशन ऑफ द लीज इज रीजनेबली सर्टेन, ठीक है। हाँ, एस्टिमेट अपन लोगों को इंसेप्शन पे करना है, इंसेप्शन मतलब शुरू में, तो ये शुरू में बता देगा सर मेरे को इस विला में 130 करोड़ लगे, ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसी लीज नहीं होगी बनी जो शुरू में देनी हो, शुरू में देनी हो तो वो लीज हो ही नहीं सकती। लीज हमेशा आप एसेट को यूज करने के बाद दोगे, और कब दोगे? जब आप छोड़ के जा रहे हो। अब आपने बीच में से छोड़ दिया तो उसने तो मेरे हिसाब से बनाया था, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, अब वो किसको देने जाएगा ये, तो वो तो अपना पैसा पूरा रिकवर करेगा, नहीं तो मुझे जाने ही नहीं देगा, तो इसलिए वो वाली चीज होती है। एएस पर एएस तो नहीं है, एग्रीमेंट में लिख दो तुम, एएस तो कैसे बताएगा टाइम, तू लिख दे कि सर आप कम से कम 5 साल तक खाली मत करना, क्योंकि मैंने आपके हिसाब से बनाया है, तो आप 5 साल तो रहना इसमें, तो 5 साल आप मुझे जो लीज रेंटल दोगे उससे मेरा कुछ भला तो होगा, क्योंकि मैंने आपके हिसाब से ये बना तो दिया है पूरा भूत बंगला। तो इसलिए आप डिसाइड कर लो कि नॉन कैंसिलेबल 5 साल के लिए होगी, 10 साल के लिए होगी। एएस तो साइलेंट है, एएस में कोई ऐसे ईयर मेंशन, बोलो मेरे साथ, नॉन कैंसिलेबल लीज इज कैंसल्ड ओनली रिमोट कंटीजेंसी, परमिशन ऑफ लेसर, और lessee enter a new lease with same or some equivalent same conditions, lessee enter into a new lease for same or equivalent the same condition, मतलब equivalent asset के लिए same asset के लिए same condition, या उसके मिलती जुलती कंडीशन से आप नई लीज बना रहे हो, मतलब नहीं बनाओगे कोई पुरानी कैंसिल होगी, नहीं तो पुरानी कैंसिल नहीं होगी, बराबर याद रखना। और नंबर 4, ये तभी कैंसिल होगी जब आप एक एडिशनल अमाउंट पे करोगे जो इंसेप्शन पे तय हो गया था। अगर ये 4 कंडीशंस में लीज कैंसिल हो रही है, उसके अलावा कैंसिल नहीं हो रही है, तो वो नॉन कैंसिलेबल लीज है। क्या है वो? नॉन कैंसिलेबल। मेरा एग्जांपल याद रखना, नॉन कैंसिलेबल लीज लेसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उसको सोच समझ के साइन करना चाहिए, और वो तभी साइन करता है जब एसेट उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाई होती है, नहीं तो आप किसी को रुकने के लिए कैसे बाउंड कर सकते हो। जैसे आज मैंने ये बिल्डिंग ली, चलो मैंने तो रेंट पे ली है, मान लो मैंने लीज पे ली होती, सुनना बराबर, तो क्या मनमोहन जी बोल सकते हैं अरे यार अब आपको रुकना ही पड़ेगा, 3 साल तो आप यहाँ कोचिंग चलाओ। मैंने कहा मेरी मर्जी यार, नहीं चलाना मेरे को, नहीं आ रहे यहाँ पे बच्चे, छोड़ रहा हूँ मैं। तो कोई किसी को बाउंड कैसे कर सकता है? तो नॉन कैंसिलेबल लीज बनती तभी है जब एक तो दोनों की परमिशन से हो, और इसके मैक्सिमम केसेस मैंने तो जितने देखे वो कब होते हैं? जब लेसर लेसी के स्पेसिफिकेशन पे एसेट तैयार करता है। बोलो, जब लेसर एसेट तैयार करता है तो फिर लेसर बाउंड करता है कि यार तुम्हारे अलावा कोई और आएगा नहीं, क्योंकि तो मैंने तुम्हारे हिसाब से बनाई है, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त की तलवंडी में एक हॉस्टल था, ठीक है। अब उसका वो हॉस्टल अभी चल नहीं रहा, कोविड के बाद से ही उसकी ऑक्यूपेंसी 50% से भी लो हो गई है, और जबकि है तलवंडी में। तो उन्होंने क्या करा, अभी एक स्टूडियो वाला आया उनके पास, उस स्टूडियो में उसको ये कह रहे हैं वो कि आप हमारे हिसाब से एक स्टूडियो बना के दे दो इसमें, ठीक है। हमें एक स्टूडियो बनाना है और एक VFX का सेंटर बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें बनानी है, आप
इसको वैसे डिज़ाइन करो जैसे हम कह रहे हैं, फिर हम इसको लीज पे ले लेंगे आपसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो वो लोग लगा रहे हैं उस पर पैसा, 20-25 लाख रुपए मेरा दोस्त लगा चुका है उसके अंदर, और वो पूरा स्टूडियो बना के उसको दे देंगे वो 2nd फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे उन लोगों को जो करना है वो करेंगे। वो हमें ऑफर कर रहा था मेरा दोस्त कि फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हें कोचिंग खोलनी है तो खोल लो, 2nd फ्लोर पे हमारा स्टूडियो बन रहा है। तो ऐसे हम लोग 2 चीज़ें दे देंगे। अब हमें हॉस्टल में मज़ा नहीं है, और हॉस्टल में अब हमें नहीं जाना है, हमें तो ऐसी कोई चीज़ देनी है जो रनिंग में हो। तो अब वो जो बना रहा है वो एसेट, वो एक तरीके से नॉन कैंसिलेबल लीज पे बना रहा है। उसने सामने वाले से एग्रीमेंट किया है कि 5 साल के लिए तो तू रहेगा यहाँ, 5 साल के पहले तो कब जाएंगे, रिमोट कंटीजेंसी हमारी परमिशन से जाएगा, एडिशनल अमाउंट दे के जाएगा, या फिर नया एग्रीमेंट बना ले, तो नहीं तो तू जा नहीं सकता, तो रहेगा वो, रुकेगा। ठीक है, तो ये कौन सी लीज होती है, नॉन कैंसिलेबल। आ गया हो एग्रीमेंट में भी तब भी हो जाएगा। हाँ बेटा, एग्रीमेंट में अपन लिखवा नहीं रखी कंडीशन, तब भी अपन कैंसिल कर सकते हैं। एग्रीमेंट में तो तुझे बस ये लिखवाना है कि नॉन कैंसिलेबल लीज है फॉर 5 इयर्स बस। अब 5 साल के अंदर अंदर उसे जाना है तो ये 4 कंडीशन है, नहीं तो नहीं जा सकता। अब लेकिन ये एएस पर एएस है, देखो मैंने जो 1000 बार बोला, एएस कोई कानून थोड़ी है, इट इज नॉट अ एक्ट। एक्ट होता तो अलग बात थी। अब लीज के लेकर कानून है शायद भारत में, रेंट को लेकर कानून है, और वो कानून स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो राजस्थान का जो भी कानून है रेंट को लेकर वो मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कानून तो आपका एग्रीमेंट होता है। देखो आपका एग्रीमेंट सबसे बड़ा कानून है, उसमें आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलो, बस प्रॉपर स्टैम्प लगवा लो, एज पर स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प में कंजूसी मत करो, स्टैम्प प्रॉपर है, सामने वाले के साइन है, आपके साइन है, 1-2 ब्लैंक चेक वगैरह ले लो, आपका केस हमेशा मजबूत रहेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ लिखा हुआ बोलता है। क्या बोलता है? ओरल एग्रीमेंट मत करो, रिटर्न में करो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन लीज पे क्यों ले रहा है? तू? मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो कर ले, अगर कर सकते हो तो कर लो। ये एस थोड़ी बोल रहा है कि लीज पे लो, ये एस तो बोल रहा है जिसे लीज पे लिया है उसको ऐसे करना है अकाउंटिंग। नहीं नहीं, तुम्हारे पास पैसे तुम खुद ले लो। हाँ हाँ, नहीं हो रही, अपनी भी हो जाती है फाइनेंस लीज में। बताऊंगा अभी 2 तरह की होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल। ठीक है, पूरा चैप्टर ही फाइनेंस लीज पे। ऑपरेटिंग लीज तो बहुत सिंपल है। चलो, लीज टर्म क्या होती है? ये सिंपल है, जितने टर्म के लिए आपने लीज लेजी से एसेट ली है वो लीज टर्म है। ठीक है, तो लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच लेजी हैज एग्रीड टू टेक ऑन द लीज द एसेट टुगेदर विद एनी फ्यूचर पीरियड। अगर आपने उसके साथ कोई फ्यूचर पीरियड, जैसे मैंने बोला, वो स्टूडियो वाले ने बोला भाई साहब मैं 5 साल के लिए तो ले ही रहा हूँ, अगर मेरा काम बढ़िया चल गया तो मैं अगले 3 साल और ले लूंगा। तो लीज पीरियड में 5 साल भी आएंगे और फ्यूचर पीरियड भी आएगा। सो एसेट टुगेदर फॉर एनी फर्दर पीरियड, अगर आपने कोई फर्दर पीरियड के लिए भी लिए कि आप इस लीज को कंटिन्यू करोगे विद और विदाउट पेमेंट, या तो पेमेंट के साथ या बिना पेमेंट के, तो वो भी लीज टर्म में आएगा। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन चल रही है, लेकिन ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है और इसका शायद प्रैक्टिकली कोई काम भी नहीं है कि लीज टर्म क्या होता है। तो लीज टर्म वो टर्म होता है जिस टर्म के लिए लेसी ने लेसर से नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट करवाया कि इतने टाइम तक तो मैं एसेट आपसे लूंगा ही लूंगा, और फॉर फर्दर पीरियड आल्सो विद और विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, विद और विदाउट फर्दर पेमेंट, सॉरी, विद और विदाउट फर्दर पेमेंट, बिना कोई फर्दर पेमेंट के या पेमेंट के साथ मैं इतने टाइम और कंटिन्यू करूंगा, तो वो लीज टर्म है। इंसेप्शन क्या होता है? उधर एक वर्ड यूज हुआ था, इंसेप्शन। तो इंसेप्शन मतलब समझना, एक मूवी भी है इंसेप्शन, समझ में आ गई थी क्या तुम लोगों को? वो एंडिंग तो मेरे को भी नहीं आई यार। फिर एक मेरे दोस्त ने बोला कि 2-3 बार देख तो समझ में आएगी। क्यों देखूं? हाँ, कोई लर्न करनी है क्या? आगे तो ठीक है, एक बार देख ली, वैसे मूवी भी 3 बार देखूं सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या हुआ है उसमें। सपने में सपना, सपने में सपना, फिर एक और सपना। हॉलीवुड वाले दिमाग की बेइज्जती तो बनाते हैं यार। जो मतलब ये लोग जो बत्ती देते हैं ना, वो बत्ती नहीं लगती। अब ये कुछ भी दिमाग में सपने में कुछ चल रहा है, अपने यहाँ बेचारे वो टॉलीवुड वाले एक मुक्का मारेंगे जाके उड़ेगा। इससे ये समझ में आता है कि शरीर की जो बत्ती है ना, वो बत्ती है, दिमाग की बत्ती कितनी भी दे दो वो नॉलेज है। वो कितना गहरा सोचा इन्होंने। ठीक है, चलो
तो भाई हाँ, इंसेप्शन जैसे बात निकली, व्हाट इज इंसेप्शन ऑफ लीज? इंसेप्शन का मतलब है, सुनो, आपने जब लीज एग्रीमेंट किया, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, यही तो इंसेप्शन होगा। या फिर जब आपने कमिटमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल दूंगा अभी इसका। इंसेप्शन मतलब डेट ऑफ कमिटमेंट और डेट ऑफ लीज पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इसका क्या मतलब है? पहले तो ये सुनना, इंसेप्शन वर्ड वहां यूज में आया था, कहां पे? नॉन कैंसिलेबल लीज में। नॉन कैंसिलेबल लीज में था कि आप इंसेप्शन के वक्त ही डिसाइड कर लो कि कितनी पेमेंट आपको देनी है अगर आपने लीज को कैंसिल किया तो वो इंसेप्शन का मतलब ये है कि जिस दिन आपने कमिटमेंट किया, जैसे आपने कमिटमेंट किया 15 अप्रैल को ही कर दिया, ठीक है, और आपने लीज एग्रीमेंट 15 मई को बनाया। एक बार अपन कमिटमेंट पहले कर देते हैं, बाद में बनाते हैं, तो विच एवर इज अर्लियर। और आपने कमिटमेंट पहले बाद में किया, लेकिन लीज एग्रीमेंट पहले कर दिया था, तो भी विच एवर इज। अगर आपने ये बनाया होता 15 अप्रैल को और कमिटमेंट किया होता 15 मई को, तो भी 15 अप्रैल, तो फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट हो जाता, नहीं तो डेट ऑफ कमिटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कमिटमेंट और एग्रीमेंट में ज्यादा डेट, क्योंकि कमिटमेंट तो आपने ऑलरेडी किया होगा, और चीज की तो वैल्यू होती नहीं है, तो वैल्यू तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की होती है एक तरीके से, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा प्रैक्टिकल इसके इर्द गिर्द घूमेगा। मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट, ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, जग रही है ना बेटा? हाँ, पेपर देके आइए, मुझे पता है तुम्हारे चेहरे बहुत थके हुए हैं, पर कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बीकॉम की ऐसी की तैसी, बोलो चलो। और जब भी बीकॉम से घबराओ तो लक्ष्य की वो बात याद रखना, ठीक है? याद है ना? ये रिपीट करो, ठीक है? जिनको समुद्र में तैरने की आदत है वो तालाबों में गोटे नहीं लगाया करते। चलो, तो मिनिमम लीज पेमेंट लेजी के लिए और लेसर के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब ये लेजी लेजी लेसी लेसी की जगह अपन लोग अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे कि हाँ, अपना एग्जाम्पल ये रखेंगे कि भैया मैंने, वो जो मेरा दोस्त ने स्टूडियो बनाया ना, वो मैंने बनाया है, और मैंने वो स्टूडियो दिया है इसको, मेरे भाई दिव्यांश को, रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, और ये यहाँ पे जो भी करे उस स्टूडियो में मैंने इसके लिए बनाया। और अगर ये भी मान लो कि अगर मैं इसके लिए बनाऊंगा तो वो फिर वो स्पेसिफिक वाला हो जाएगा जो मैंने इसके लिए बनाया। मैं तो जनरली स्टूडियो बनाया मैंने तो, कि यार मैं तो दूंगा जो भी लीज पे लेके आएगा, तो लीज पे लेने आया कौन? दिव्यांश, तो दिव्यांश हो गया लेसी और मैं हो गया लेसर। अब शब्बीर के लिए मिनिमम लीज पेमेंट अलग है और दिव्यांश के लिए अलग है, तो मिनिमम लीज पेमेंट इज डिफरेंट फॉर शब्बीर एंड फॉर दिव्यांश। ये हमें बराबर से समझना होगा। तो देखना अब क्या चलेगा, MLP। ठीक है, अब ये किसके लिए पहले बताएगा तो मैं भी उसके लिए पहले बताऊंगा। और द किसके लिए बता रहा है ये पहले? कहाँ है लिखा हुआ? लेसी। ये किसके लिए बात हो रही है पहले? लेसी के लिए। तो पहले अपन बात करेंगे किसके लिए? दिव्यांश के लिए। सुनो इधर, दिव्यांश मुझे जो भी लीज रेंटल ईयरली बेसिस पे देगा वो तो MLP में आएगा ही आएगा। उतनी सी चीज के लिए मैं थोड़ी बोलता वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ होगा नया इसमें बोला है तो एक तो दिव्यांश ने मुझे कहा कि सर ईयरली बेसिस पे मैं इस स्टूडियो के आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो MLP में वो 5 लाख तो आएंगे ही आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आएगा गारंटेड रेसिडल वैल्यू, GRV, बोलो GRV। ये बहुत काम की चीज है और ये इसी नाम से आएगी बार बार। और एक आएगी अनगारंटेड रेसिडल वैल्यू, उसे बोलूंगा UGRV। ठीक है, GRV और UGRV, अब से मैं ये यूज करूंगा।
तो GRV मतलब समझाता हूँ मैंने इससे कहा दिव्यांश से कि यार दिव्यांश देख, ये तू जो लापरवाह टाइप का आदमी है, तो इस स्टूडियो को मैंने तो बहुत प्यार से बनाया, इसको बहुत बढ़िया बनाया है और इसकी लाइफ मुझे 20 साल की लग रही है। अब तू इसको 5 साल अपना 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, मान लो तू 5 साल यूज़ करेगा और तू तो रद्दड़, मैंने तेरे को गाड़ी वाड़ी भी चलाते हुए देखा है, तो एकदम तो ऐसे यूज़ करता है, तो ऐसा ना हो तो 5 साल में इसकी हालत ऐसी करके दे दे मुझे कि मैं किसी और को लीज पे देने लायक ही ना रहूँ। नहीं सर, इतनी खराब तो नहीं करूँगा। मैं फिर कितनी खराब करेगा तू मुझे बता, ठीक है? तू तो अभी ये बोल रहा है इतनी खराब तो नहीं करूँगा, मतलब खराब तो करेगा तू, ठीक है? तो भैया तू ऐसा नहीं, तू बिल्कुल मेरे को मैंने क्या दिया है तो क्या दे दे मुझे, ठीक है? तो तू मुझे एक अमाउंट बता कि इतना रेसिडुअल वैल्यू तो तू मुझे देगा 5 साल बाद। अगर उससे कम निकली इसकी वैल्यू, तो जैसे आज अगर इसकी वैल्यू 5 साल बाद मैं मान के चलता हूँ 15 लाख होगी और तेरे यूज करने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 10 लाख, तो 5 लाख तू देगा मुझे, गारंटी दे मुझे कि इतना रेसिडुअल वैल्यू मैं करके दूंगा। या तो वो वैल्यू मेरी मार्केट से रिकवर हो जाए, नहीं तो तू देगा, क्योंकि यूज तू कर रहा है, क्योंकि अपना एक स्वभाव होता है। हालांकि ऐसा उल्टा भी होता है लोगों में कि कुछ लोग इस तरीके होते हैं कि अपनी चीज़ का जितना ध्यान रखेंगे दूसरों को उतना नहीं रखेंगे। कुछ उल्टे प्रभाव के भी होते हैं कि अपनी चीज़ का जितना ध्यान रखेंगे दूसरों की चीज़ का उससे ज़्यादा रखेंगे। लेकिन ये लीज वगैरह में ऐसा नहीं करते हैं लोग, ठीक है? अब उनको पता है दूसरे की चीज़ है, अंधी चला रहे हैं, अंधे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? होगा तो उसका नुकसान होगा, ईयरली बेसिस पे मेंटेनेंस उसको ही देना है, ये वो। तो हालांकि अप्रोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की है तो वो रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट करवा ले। तो MLP में दिव्यांश के लिए 2 चीज आएगी, एक तो लीज रेंटल जो ये मुझे देगा, और नंबर 2 गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसे हम प्यार से बोलेंगे GRV। क्या आप सबको GRV का मतलब समझ में आया? GRV मतलब जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो इसका रेसिडुअल वैल्यू कम से कम इतना तो रहेगा। अगर इतना नहीं रहा तो वो पैसा मुझे दिव्यांश देगा, इसने गारंटी दी है मुझे देने की, तो ये गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। जरूरी नहीं है मुझे देगा ही, जरूरी नहीं है। अगर ये मुझे नहीं भी देगा तो मुझे वो पैसा मार्केट से मिलेगा, नहीं मिला तो ये देगा फिर मुझे। तो इसके लिए 2 चीजें। अब मिनिमम लीज पेमेंट में क्या नहीं आएगा, इसमें कंटीजेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी। कंटीजेंट रेंट, जैसे मैंने कहा कि यार देख बेटा, ये जो रेंट मैं तेरे से ले रहा हूँ इसमें कोई टैक्सेस नहीं ले रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने कोई टैक्स लगा दिए, कुछ ऐसी चीज़ बढ़ा दी, कोई ऐसे चार्जेस आ गए, तो मैं तेरे से लूँगा क्योंकि यूज़ तू कर रहा है, बिल्डिंग में अभी तू है। तो ऐसे मैंने कंटीजेंट रेंट इसमें लिख दी, कोई ड्यूटीज़ लिख दी, कोई टैक्सेस लिख दी जो लेसर लेसी से लेगा बाद में। तो ये चीज़ें तो वैसे भी मैं उसको दे दूंगा सरकार को, मेरे थोड़ी है, तो इसलिए ये लीज में नहीं आएगी, ये रेंटल्स में नहीं आएगी। समझ गए? अब इधर आओ, शब्बीर के लिए मेरे लिए लीज रेंटल क्या है? सर वही तो होनी चाहिए जो वो देगा, जो वो देगा वो आपके लिए होना चाहिए। नहीं, अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी? इसमें लीज रेंटल तो आएगा, इसमें GRV भी आएगी, लेकिन इसमें GRV 2 प्रकार की आएगी। एक तो जो मुझे लेसी ने कमेंट करी है, और एक जो मुझे किसी थर्ड पार्टी ने कमेंट करी है। ये कौन सी है? बराबर से सुनना। मैंने ये स्टूडियो बनवाया था पलक से, तो पलक ने मुझे कहा था कि सर मैंने जहां भी काम किया है इतना बढ़िया काम किया है कि 5 साल तक तो आपको पलट के देखने की जरूरत ही नहीं है, ये काम अपना ऐसा चलेगा। मैंने कहा भाई भैया, मैं जिसको दे रहा हूँ ना तेरे को पता नहीं हो कैसे यूज़ करेगा, ऐसा रद्दड़। अरे कैसे भी यूज़ करे सर, मैं बैठी हूँ ना, पहली बार थोड़ी बनाया है, इसके कम से कम 5 लाख तो नहीं दे दूंगी आपको, 5 साल बाद आ जाना। मेरे अपने काम के अपन इतनी गारंटी तो देते हैं। तो एक गारंटी मेरे को पलक ने भी दे रखी है कि वो 5 लाख तो दे ही देगी अगर मार्केट से रिकवर नहीं हुए तो मेरे को एक गारंटी पलक ने दी है, और एक मैंने दिव्यांश से तो ले ही ली थी कि मेरे को इतने रुपए चाहिए। तो मेरे लिए रेसिडुअल वैल्यू 2 तरह की है, एक तो गारंटी गिवन बाय लेसी और एक गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी उसको थोड़ी देगी, उसकी चीज तो मेरी है, बनाया भी मैंने, तो मेरे को तो दे सकती है थर्ड पार्टी। तो इन्होंने वो एस्पेक्ट को भी कवर किया है कि मेरे लिए MLP का मतलब क्या है, लीज रेंटल जो मुझे लेसी देगा, एक गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो मुझे लेसी देगा, और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो मुझे कौन देगा? थर्ड पार्टी। मेरे एग्जांपल में कौन है? पलक है, बराबर याद रखना बेटा। कोई डाउट है? थर्ड पार्टी का रोल क्या होगा कि जैसे इसने बनाई है ना, अब रेसिडुअल वैल्यू 5 साल बाद कम हो गई तो मैं दिव्यांश से भी पैसे लूंगा और इससे भी लूंगा, क्योंकि इसने बोला था मुझे कि इतने पैसे देंगी, ठीक है? अब देखो ये देंगे कि नहीं देंगे वो तो बात भविष्य बताएगा, अभी हम इसको भी MLP में कंसीडर करेंगे। नहीं मतलब जैसे इसने बनाया ये थर्ड पार्टी और
और तो कौन होगा, मतलब इस केस में, मेरे केस में ये होगा। आप लोगों को पता है फ्लिपकार्ट पे एक स्कीम आती है कि फ्लिपकार्ट ये बोलता है कि अगर आपने ये चीज़ खरीदी, अभी मैंने वो बिग बिलियन डे पे एक फ़ोन खरीदा, इन लोगों ने फ़ोन खरीदा, आईफोन वगैरह खरीदा, अभी जिशान ने खरीदा, वर्षा ने खरीदा, तो इनके नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद इनको चेंज कराना हो तो इतने पैसे तो फ्लिपकार्ट ही दे देगा इनको, उसमें लिखा हुआ आता है नीचे। तो वो भी क्या हो गई, एक तरीके से गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हो गई, जो किसने दी है, थर्ड पार्टी। अब मान लो जिशान ने वही आईफोन मुझे दे दिया, तो मैं हो गया लेसी, जिशान हो गया लेसर, और फ्लिपकार्ट हो गया थर्ड पार्टी। फ्लिपकार्ट दे रहा है उनको गारंटी कि अगर आप इसको यूज करोगे तो कम से कम इतने टाइम बाद इतने पैसे तो मैं ही दे दूंगा। जैसे मैं सैमसंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सैमसंग के स्टोर पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और बाकी जगह पे कम मिलती है। अभी मेरा एक्सचेंज लगाना था मैं फ्लिपकार्ट पे, तो वो मेरे को दे रहा था 50,000 रुपये इसके S23 के, और वो लोग मेरा काट रहे 68,000 69,000 में। कौन, सैमसंग स्टोर वाले, वो लोग कितना फ़र्क आ गया, 14-15 हज़ार का फ़र्क आ गया। तो हमेशा इसको कभी एक्सचेंज कराना हो मेरे को तो मैं तो स्टोर पे ही कराऊंगा, वो लोग मेरे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो अपनी फ़ोन की वैल्यू फ्लिपकार्ट भी दे रहा है मुझे कि आप 1 साल बाद इतने तो मैं दे ही दूंगा, 2 साल बाद इतने तो दे ही दूंगा। सैमसंग स्टोर दे रहा है, तो ये लोग सब थर्ड पार्टी है, और ये चीज़ मैंने जिसको दी है वो लेसी है, और मैं तो लेसर हुई। लेसर मतलब कौन, ऑनर, जिसने चीज़ खरीदी है। अब क्लियर है, पैसे देगा अगर वो चीज़ की वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू उतने से कम हो जाती है तो दोनों ही देंगे, और देंगे कि नहीं देंगे ये तो डिपेंड करेगा। लेकिन अभी मैं उसको मिनिमम लीज पेमेंट में तो लूंगा। क्यों लूंगा ये तुम्हें आगे चल के समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी मिनिमम लीज पेमेंट से फेयर वैल्यू निकलेगी एसेट की। क्या निकलेगी, तो वो आगे समझ में आ जाएगा, सब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अभी अब आ जाएगा अभी सब, अभी बस समझो कि इसको लेना है। हाँ बोलो सिद्धार्थ, अरे हार्दिक, और कैसे समझाऊं भाई, फिगर ही लिए मैंने इसमें भी। किससे चाहिए थे 10 लाख? लेसी ने जो बोला है वो लेसी से लूंगा, पलक ने जो बोला है वो पलक से लूंगा, दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स करूंगा मतलब मैं। और ये कब करूंगा, जब रेसिडुअल वैल्यू इन अमाउंट से कम हो जाती है। अगर ऑलरेडी रेसिडुअल वैल्यू इन अमाउंट से ज़्यादा है और मैं बाहर बेच रहा हूँ तो मैं रेसिडुअल वैल्यू बाहर से लूंगा। अभी आप ये मत समझो कि ये एक्चुअल पेमेंट है, ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है। एक्चुअल पेमेंट तो इसमें सिर्फ लीज है जो ये मुझे देगा। इनको मैं ले रहा हूँ MLP में क्योंकि इस MLP से कुछ और निकलने वाला है। अभी ये समझो तुम, वो जब आएगा तब बात करेंगे। अभी तुम्हें ये देखना है, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि ये अमाउंट मुझे लेसी देगा या ये अमाउंट मुझे पलक देगी। ये MLP में लेना है, ये मैंने बोला है। क्यों लेना है ये तुम्हें समय रहते हुए समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे इतना ज्यादा नहीं जा पाऊंगा मैं, तुम लोग आराम से चलो, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो MLP का मतलब है द पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक, जो वो देगा, एक्सक्लूडिंग, इसमें क्या नहीं आएगा, कंटिंजेंट रेंट या कोई टैक्सेस जो आप मुझे दोगे या मैं आपसे लूंगा। अब जैसे मैंने ये AC लगाने में ये पूरी दीवार खराब कर दी, तो मनमोहन जी ने कहा इसके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, तो मैं दूंगा। तो वो 5,000 रुपए लीज रेंट में नहीं आएगा, वो तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है। या कोई भी सर्विसेज जो मैंने करवाई है इधर एक्स्ट्रा करवाई है वो मैं दूंगा, लेकिन वो लीज रेंटल में नहीं आएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक, ये तो आएगा ही आएगा। अलॉन्ग विथ लेसी के लिए गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू GRV, और लेसर के लिए गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जिसकी गारंटी किसने दी है, लेसी ने या किसी देने की बात नहीं हो रही है, लेने की बात हो रही है कि इनको मिनिमम लीज पेमेंट में लेंगे। इट डजंट मीन कि वो मुझे पे कर रहे हैं अभी कहां से पे करेंगे, वो तो रेसिडुअल पीरियड होने के बाद पता चलेगा। आज इसको MLP में लिया जा रहा है, ये समझ लो तुम क्यों लिया जा रहा है। ये भी अगर आज आ गया टॉपिक तो आज ही क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कल तो आ ही जाएगा ये कि मैं इसको MLP में क्यों ले रहा हूं। अभी ये समझो MLP का मतलब क्या है। अब देखो इसने एक ही चीज को कितनी बार MLP को वापस समझाया, देखना तुम। अभी एक डब्बा भी बनाएगा, ये रहा
लेसी के लिए MLP का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, यह एक रिटर्न वाली बात भी हो रही है, वो यहाँ लिखी हुई है, ये अंडरलाइन कर लेना। If the lessee has an option to purchase the asset at price which is expected to be sufficiently lower than the fair value, the date of option become exercisable at the inception is reasonably certain. The minimum lease payment comprise of the minimum payment payable over the lease term and the payment required to exercise this purchase option. जैसे मैंने दिव्यांश को एक ऑप्शन भी दिया, दिव्यांश 5 साल में अगर तेरा स्टूडियो बढ़िया चल जाए तो 5 साल बाद तू ही ले लेना इसको, मैं क्या करूँगा वैसे भी इसका, और 5 साल में तो मुझे लीज दे ही देगा, तो उससे मेरा भी काफी कॉस्टिंग वगैरह निकल जाएगी। उसके बाद तेरे को अच्छा लगेगा तो तू ले लेना, ऑप्शन है तेरे पास, ऑप्शन है, जरूरी नहीं है तो कोई गले की घंटी नहीं है, ऑप्शन है। तो जो पेमेंट दिव्यांश मुझे 5 साल बाद देगा वो भी MLP में आएगा। तो फिर 3 चीज हो जाएगी, लीज पेमेंट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और द पेमेंट which has to be paid by दिव्यांश at the expiry of lease term। बट वो डिसाइड कब हो गया था? इंसेप्शन पे। वो डिसाइड कब हो गया था? इंसेप्शन पे। हाँ मैक्सिमम जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये मिनिमम ही है, ठीक है। मैक्सिमम देखो पता है कि मैक्सिमम कुछ आएगा, कुछ नहीं है मैक्सिमम, इसका नाम मिनिमम लीज पेमेंट है, ठीक है, इसका नाम मिनिमम लीज पेमेंट है। इट डजंट मीन कि अब मैक्सिमम लीज पेमेंट भी कुछ आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ मिनिमम लीज पेमेंट है। अरे यार चलो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितनी भी लीज पेमेंट है ना, ये सबको ले लो, जो भी मुझे मिलने वाला है, 10 साल में मिलेगा, 15 साल में मिलेगा, जितना भी कुछ मुझे मिलने वाला है सब ले लो और उनकी डिस्काउंटिंग कर देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% सबसे प्यारा है, अधिकतर क्वेश्चन में वही है। तो 10% में 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 इनसे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक अमाउंट आएगा। जैसे आज तो मुझे देने वाला है 15 लाख रुपए हर साल, तो 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख 75 लाख की डिस्काउंटिंग करूंगा तो मान लो 65 लाख हो गया, मान लो 65 हो गया। फिर तू मुझे गारंटेड रेसिडेंट वैल्यू भी देने वाला था वो, और 5 साल बाद तूने कहा सर ये एसेट में खुद ही ले लूंगा 1 करोड़ में, तो वो 1 करोड़ भी ले लो, गारंटेड रेसिडेंट वैल्यू भी ले लो, उसकी भी डिस्काउंटिंग कर लो क्योंकि वो तो 5 साल बाद मिलेंगे। फिर वो डिस्काउंटिंग कर पूरा के, वो 1 करोड़ की डिस्काउंटिंग करी तो 70 लाख आया, और इनकी डिस्काउंटिंग करी थी तो 65 लाख आया था। तो 70 लाख और 65 लाख 135 लाख 135 लाख, और वो रेसिडेंट गारंटेड रेसिडेंट वैल्यू की भी डिस्काउंटिंग करी 15 लाख वो आ गए मान लो, तो 1.5 करोड़ हो गया। तो आज की तारीख में इस एसेट की फेयर वैल्यू है 1.5 करोड़। अब ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करते वक्त काम आएगी, वो अकाउंटिंग में बताऊंगा क्यों काम आई। तो ये मिनिमम लीज पेमेंट से इसलिए निकाली जा रही है कि इससे क्या निकल सके, उस एसेट की फेयर वैल्यू। हम लोग हमेशा फेयर वैल्यू के लिए क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। ये एस मार्केट वैल्यू नहीं लेगा, ये कहेगा फेयर वैल्यू भी मैं ही सिखाऊंगा तुम्हें कैसे निकलती है, फेयर वैल्यू भी मैं ही सिखाऊंगा कैसे निकलती है। लेकिन ये सब होगा फाइनेंस लीज में, किसमें होगा, ऑपरेटिंग लीज में ऐसे कोई नाटक नहीं होंगे। ठीक, अब फिर मैं अभी ज्यादा डिटेल, पहला दिन है, समझो जो चीज मुझे जैसे बतानी है वैसे बताने दो। रिवीजन में फिर मैं भले कोई भी चीज को कैसे भी जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो लीज में ये सब आता है, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज आधी से ज़्यादा क्लास एब्सेंट है, उनको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कल आकर ये कुछ भी चीज़ डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो घर से अगर वीडियो ढंग से देख के ना हो और तुम भी अपने दोस्तों को मैसेज पहुँचा देना, तो मैं ये कोई भी चीज़ कल इतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि ये सोच के आए तो वापस रिवीजन कराएंगे। छुट्टी करिए तो अपने लेवल पे इसको कवर करना, ठीक है। बहुत वैसे तो मैं आज वीडियो ही नहीं बनाता जिस हिसाब से मेरे को क्लास देखी, मैं दे रहा हूँ वीडियो, ये बहुत बड़ी बात है। बिना बताए सब मैक्सिमम बच्चे गायब हो गए बिना बताए। डाल दिया ना मैंने यहाँ पे, बस खत्म। कल आएंगे तो अपनी रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि अगर ये लोग इतने समझदार हैं कि इन्होंने रात को पढ़ाई करी है, तो तुम लोगों ने भी सबने रात को पढ़ाई करी है। तुम भी 3-4 घंटे सोकर पेपर देकर वापस यहाँ आए, ठीक है। तो फिर तो तुम बेवकूफ़ साउंड होंगे, ठीक है। तुम हो बेवकूफ़ जो यहाँ आ गए, और इनको मैं कल आके वापस ये चीज़ें बताऊँ, उम्मीद ही मत करना। चलो, तो लेसी जो होता है उसके लिए अगर वो लेसी रिटर्न कर देगा एसेट को लीज टर्म के बाद, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या क्या आएगा,
पेमेंट जो लीज टर्म में करी वो, इसमें कंटिंजेंट रेंट और कॉस्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगा, और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू सुनना पड़ा था ये लेसी के लिए। लेकिन अगर वो रिटेन करेगा एसेट को, जैसे दिव्यांग बोले 5 साल बाद, सर वो आपने ऑप्शन दिया था ना कि 5 साल बाद तेरे को समझ में आया तो तू ले लेना, तो सर मेरे को तो समझ में आ रही है मैं ले रहा हूं। तो अगर ये ऑप्शन को रिटेन करेगा, रिटर्न करेगा, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट को रिटर्न करेगा, और यहां लिखा हुआ है एसेट को, तो उस केस में लीज रेंटल क्या होगा, एक तो ये पेमेंट, यहां भी पेमेंट, कंटिंजेंट रेंट नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस वगैरह नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू यहां भी आएगा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कम रहा। हाँ, अब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा किससे, अब ये मुझे रेसिडुअल वैल्यू क्यों देगा, अब तो ये मुझे 1 करोड़ रुपए पूरे ही दे देगा ना, क्योंकि तो एसेट ले ही रहा है, क्योंकि इसके ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑप्शन को एक्सरसाइज। और सुनो, कई बार लीज में ये ऑप्शन दिया जाता है कि 5 साल बाद तुझे समझ में आ जाए तो ये चीज तू ही रख लेना, ना समझ में आए तो मुझे वापस दे देना। कई बार होता है लीज में ये ऑप्शन। तो अगर सामने वाले ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ये पेमेंट भी इंक्लूड होगा, नहीं तो ये पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा। अब ये तो बात हुई थी किसकी, लेसी। अब लेसर में देखो क्या होगा, लेसर में भी जो पेमेंट आप करोगे वो आएगा, कंटिंजेंट रेट नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड टैक्सेस नहीं आएगा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आएगा, लेकिन ये गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेसी ने दिए वो भी, और जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने दिए वो भी। तो जो मुझे गारंटी दी है दिव्यांश ने कि सर 5 साल बाद अगर ये एसेट टूट गई, फूट गई, कुछ भी हुआ तो कम से कम मैं इतने रुपए तो दूंगा आपको, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी दी है इसने, वो पैसे, और एक गारंटी मेरे को पलक ने दी है, या फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में फ्लिपकार्ट ने दी है, तो जो थर्ड पार्टी ने दी है वो भी आएगी। ठीक है, हाँ बेटा। देख, दोनों की कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं बेटा कि हम लोगों को इस मिनिमम लीज पेमेंट से निकालनी फेयर वैल्यू है। जैसे इसने उस चीज को यूज किया था तो इसलिए ये मुझे पेमेंट दे रहा है, और इसने उस चीज को बनाया था, या जो भी रीजन था, इसने कहा था कि मेरे को दे देना तो मैं ले लूंगा। ठीक है, अब देख एक और चीज को समझना, बाद में अगर मैंने ऑप्शन ये यूज किया कि मैं इस चीज को दिव्यांश से वसूलूंगा, क्योंकि उसका अमाउंट 5 लाख था और पलक का अमाउंट 3 लाख था, तो मैंने कहा कि यार दिव्यांश ने ज्यादा बड़ी गारंटी दी थी तो मैं 5 लाख गारंटी दिव्यांश से लूंगा, तो फिर मैं उस समय दिव्यांश के ही अमाउंट को कंसीडर करूंगा, पलक के अमाउंट को कंसीडर। लेकिन जब मैं तेरे को डेफिनेशन सिखा रहा हूं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो तब तो मुझे हर चीज लेनी पड़ेगी कि जो जो चीज इसमें आएगी, और इसमें और भी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है। तो या तो इसने जो गारंटी दी है वो अमाउंट, या इसने जो गारंटी दी है वो अमाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ गारंटी मेरे को 2 लोग दे सकते हैं, लेसर को, लेसी को कोई 2 लोग नहीं है, तो लेसी ने, तो लेसी को फ्लिपकार्ट से कोई मतलब नहीं है, पलक से कोई मतलब नहीं है। उसने तो मुझे कहा था सर अगर ये एसेट इतनी खराब हुई मेरे से तो मैं अपनी जेब से 5 लाख रुपए दूंगा 5 साल बाद, अगर मेरी वजह से हुई तो बस वो तो 5 लाख को मानेगा। इसलिए उसके अमाउंट में क्या आ रहा है, सिर्फ उसके अमाउंट में, लेसी के अमाउंट में क्या आ रहा है, सेम है, बस उसमें क्या नहीं आएगा, थर्ड पार्टी वाली चीज नहीं है, और ऊपर थर्ड पार्टी वाली चीज थी भी नहीं, तो इधर और इधर में कोई फर्क नहीं। लेकिन इधर और इधर में क्या फर्क आ गया, इधर क्या था, वो थर्ड पार्टी वाली चीज नहीं थी, यहाँ पे वो थर्ड पार्टी वाली चीज आ जाएगी। हाँ, मैं जो कंसीडर कर रहा हूं रेसिडुअल गारंटेड वैल्यू, तो मैं ये मान के कंसीडर कर रहा हूं कि 5 साल बाद मेरी चीज बिगड़ी थी, तो मैं उसका आज ही उससे गारंटी को दे रहा है मेरे को, तो मैं उसको फेयर वैल्यू में ले रहा हूं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद जब उसकी वो जो वैल्यू थी वो बिगड़ी थी, तो मैंने आज तो अपनी कॉस्ट में उसको ओवर वैल्यू करके शामिल कर दिया रेसिडुअल वैल्यू को, फिर मैं बाद में अगर उसको डायरेक्ट में आइटम के साथ दिखाऊंगा तो क्या, तेरे लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तूने सिर्फ उसको फेयर वैल्यू में इंक्लूड किया था, तूने उस एसेट को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड कर लिया, उस रेसिडुअल वैल्यू को कंसीडर करके। तूने जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दी थी वो रेसिडुअल वैल्यू वैसे भी मार्केट से तुझे मिलती। गारंटी अपन किस चीज़ की देते हैं कि भैया ये चीज़ 5 साल बाद इतने की तो मिल ही जाएगी, तो ही तो तूने गारंटी दी है। तूने उस अमाउंट की थोड़ी गारंटी दी होगी जो मार्केट में भी नहीं मिल सकती। तो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं 5 साल के बाद ऐसा यूज करूंगा इसको कि आज ये 1 करोड़ की है, 5 साल बाद 2 करोड़ की हो जाएगी। तू ऐसी तो गारंटी देगा कि भैया मार्केट में अगर तुम्हें 10 लाख मिलते हैं इसके, तो मैं इसको ऐसा यूज करूंगा कि 10 तो मिल ही जाए तुम्हें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं। और वो रेसिडुअल वैल्यू ही है।
इसका नाम भी क्या है? गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का वो हिस्सा जिसकी तुमने गारंटी दी है, तो एटलीस्ट ये रेसिडुअल वैल्यू के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो तू ये मत सोच कि तेरी एसेट ओवर वैल्यू हुई है इसको लेने से। इसको लेने से तेरी एसेट की वैल्यू कोई ओवर वैल्यू नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा इसको लेने से तेरी एसेट की वैल्यू सही वैल्यू हुई है। क्या हुई है? जो पैसे तू दे रहा है लीज पेमेंट में वो भी ले रहा हूं मैं, और फेयर वैल्यू भी ले रहा हूं, अरे जो रेसिडुअल वैल्यू है वो भी ले रहा हूं। तो इससे जो फेयर वैल्यू निकल कर आएगी डिस्काउंटिंग करने के बाद, वो एकदम करेक्ट वैल्यू होगी। जो ये लिया मैंने से लिया कि उसमें मार्केट से फेयर वैल्यू नहीं लेनी थी, और 15 साल बाद भी तो फेयर वैल्यू ले रहे, तो इससे अच्छा फेयर वैल्यू लेना भी नहीं। क्या 15 साल बाद आपने फेयर कहा ना वैल्यू? 15 साल बाद जो वैल्यू के अपन असम्पशन से ले रहे हैं, उधर भी तो फेयर वैल्यू से अच्छा भी ले लो ना। आपने कहा अपन हाँ देख, ये लोग मार्केट वैल्यू अभी की नहीं ले रहे, इनका फेयर वैल्यू निकालने का तरीका ये है। तो अपन उस पर कैसे कमेंट करें कि भैया अभी की ले लो, कल की ले लो, परसों की ले लो? अपन ने थोड़ी एस लिखा है। उन लोगों ने कहा है कि भैया जो लीज रेंटल आपको देख, एक बात और समझ मेरी, तू आज मार्केट वैल्यू निकालने जाएगा ना किसी चीज की, तो वो तो एरिया के हिसाब से भी अलग अलग हो जाती है। एक स्टूडियो मैंने तलवंडी में बनाया और वो स्टूडियो मैंने यहाँ केथुनी पोल में बनाया है, कितना फर्क आ जाएगा? स्टूडियो तो सेम है, रेंट में भी फर्क आ जाता है। आज वही चीज में केथुनी पोल में रेंट पे दूँ और वही चीज तलवंडी में रेंट पे दूँ, फर्क आ जाएगा रेंट में। तो ये लोग सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये लोग, मैं तेरे को जो चीज दे रहा हूँ उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तू मुझे 5 साल में देगा, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी पहले मैं वो निकालूंगा, अभी आगे आएगा। गारंटेड वैल्यू जो तू मुझे देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी वो निकालूंगा, और उस हिसाब से मैं इस चीज को फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये ज्यादा सही है रादर देन कि मैं सीधी इसकी आज की जो वैल्यू है पकड़, ठीक है। और वही पकड़नी होती तो ये तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मार्केट में वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो भी रोल में आएगी अभी, लेकिन अभी तुम थोड़ा धीरे धीरे खाओ, ठीक है, वो सब चीज रोल में आएगी। 2-3 डेफिनेशन और पढ़ा दूं फिर खत्म कर रहा हूं मैं। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? वो वैल्यू जो एक नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पे लेता है। हमने पीपी वगैरह में भी देखा है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर से किस पे लेता है? आर्म्स लेंथ प्राइस। लेकिन ये लोग फेयर वैल्यू ये से नहीं निकालेंगे, ये तो जैसे निकालेंगे जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में फर्क समझ लो। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ, पहले ये समझा दूं, ये वाइडर है, ये नैरो है। इसमें वो पीरियड आएगा जो एसेट एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इसको इतने टाइम तक तो चलाओगे, ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है। इसमें वो पीरियड आएगा जो लेसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतने टाइम तक ये एसेट चलेगी। दोनों में फर्क है। देखो इसको वर्ड टू वर्ड कंपेयर करना, पीरियड पीरियड, ओवर ओवर, विच asset is expected to be economically usable, leased asset is expected to be used by lessee, ठीक है। यहाँ one or more user, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है? lessee। देखो जब मैं कोई चीज दिव्यांश को दूंगा तो दिव्यांश ये देखेगा कि ये चीज मुझे कितने टाइम तक काम आएगी, और जब मैं मेरी बात करूं तो मैं तो जनरल कि दिव्यांश नहीं लेगा तो कोई और लेगा, कोई और नहीं लेगा तो कोई और लेगा, लेकिन ये कम से कम 20 साल 25 साल तो चलेगी, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। लेकिन दिव्यांश ये सोच रहा है कि मेरे लिए तो 5 साल है काम की, 5 साल बाद मेरा स्टूडियो बना, अरे चला तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसके लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। लेकिन एसेट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 20 साल। तो इकोनॉमिक लाइफ एक जनरल है, यूजफुल लाइफ हमें क्या काम आएगी सर? हमें यूजफुल लाइफ काम आएगी। क्या काम आएगी? एक डेफिनेशन और है, अगर इस तरीके से ना देखना हो तो उसके प्रोडक्शन से भी देख सकते हो कि आपने जो एसेट खरीदी है वो कितने टाइम तक आपको सिमिलर यूनिट्स और प्रोडक्शन करके देगी, मतलब कितनी यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके देगी। और यहाँ पे भी वही है, कितनी यूनिट आपके लेसी को वो एसेट प्रोड्यूस करके देगी। मतलब इकोनॉमिक लाइफ में जो जनरल बात हो रही है, यूजफुल लाइफ में वही चीज लेसी के वर्ड से रिप्लेस कर देना। जहां पे वहां बात हो रही है वन और मोर यूजर की, यहां बात करना किसकी? लेसी। तो वो एक वाइडर कंसेप्ट है और वो एक नैरो। देखो इकोनॉमिक लाइफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूजफुल लाइफ, ये हमेशा यूजफुल लाइफ से क्या होगी? ग्रेट होगी, ज्यादा होगी, सॉरी ग्रेटर होगी, ठीक है। ऑलवेज है, मैं नहीं है, ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा कि यूजफुल लाइफ से ज्यादा होगी क्या? इकोनॉमिक लाइफ। हमें यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। और इकोनॉमिक लाइफ रिप्रेजेंट करता है उसकी टोटल लाइफ। तो मेरे लिए ये एसेट है 20 साल चलने वाली,
लेकिन दिव्यांश के लिए ये एसेट 5 साल की है, क्योंकि इसने इसको कितने साल की लीज पे लिया है? 5। तो यूजफुल लाइफ 5 साल होगी, भले इसकी इकोनॉमिक लाइफ 20 साल। हमें अब इकोनॉमिक लाइफ का काम आएगी, यूजफुल लाइफ का काम आएगी, ये एएस में आगे आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन। हमने पढ़ा नॉन कैंसिलेबल लीज का मतलब, हमने पढ़ा इंसेप्शन का मतलब, हम लोगों ने पढ़ा एमएलपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मिनिमम लीज पेमेंट, लेसी के लिए क्या और लेसर के लिए क्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा फेयर वैल्यू का मतलब, फिर हम लोगों ने पढ़ा यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का मतलब, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू जो फेयर वैल्यू का वो हिस्सा जो हमें लीज के बाद मिलेगा, ठीक है। अब देखो बार बार यूज आ रहा है जीआरबी जीआरबी जीआरबी, तो मैंने बता तो दिया तुम्हें जीआरबी, लेकिन जीआरबी का मतलब सुन लो। लेसी के लिए जीआरबी का मतलब रेसिडुअल वैल्यू का वो पार्ट जो उसने गारंटी दी है, जो उसने गारंटी दी है कि भैया इतना पैसा तो तुम्हें मिलेगा, मतलब मैं एसेट को इतनी रद्दड़ भी यूज कर लूंगा ना, घटिया से घटिया भी यूज कर लूंगा ना, तो कम से कम तुम्हें रेसिडुअल वैल्यू का इतना हिस्सा तो मिलेगा। अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना, क्या जीआरबी आरबी के बराबर हो सकती है? गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कैन बी इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू। इंजिला कैसे? हो सकती है, रही होगी नहीं, हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया मैंने कहा कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू 15 लाख है, तो तू मुझे गारंटी दे कि इसकी 5 साल बाद भी 15 लाख ही रहेगी, मतलब तू कितना भी घटिया यूज करे, क्योंकि हमने रेसिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन हटा के ही तो बताई। आज में अगर आज मेरे को एक बात बताओ, ये बोर्ड 2 लाख का है, तो मैं इसकी 5 साल बाद की वैल्यू भी 2 लाख ही बोलूंगा क्या? तुम इतनी अकल तो मेरे पे भी, तो मैं भी इसकी रेसिडुअल वैल्यू तुम्हें 2 लाख नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 50,000, तो तुम भी 50,000 बोलो, गारंटी दो तुम के 50 रहेगी, तो बराबर भी हो सकती है। नहीं 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 सर 50 नहीं, आप थोड़े ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलो, सर मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 40 रहेगी, तो 40 की गारंटी दे दो। तो रेसिडुअल वैल्यू मतलब जो रहेगी, और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसी ने गारंटी दी है कि इतनी रहेगी, जो इतनी रहेगी। तो रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, इट मे भी, हो सकता है, जरूरी नहीं। सुन रहा भाई? बराबर, हाँ कम तो रहेगी। हाँ एग्रीमेंट पे ही है ना ये, तो मैं तेरे को यहाँ गन रख के थोड़ी बोलूंगा 5 ही रख, 4 रख, 2 रख, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो रखना हो रखो, ठीक है। अपन अकाउंट्स पढ़ रहे ये मत भूला करो, तुमने जो रखा होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब तुम कैसे रखोगे ये अकाउंट थोड़ी बताएगी, तुम्हें जैसे रखना हो रखो, आपस में बैठो डिसाइड करो, तूने कहा इतनी गारंटी रहेगी, ये अमाउंट तो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें थोड़ी बताएगी कैसे निकलेगा, तुम्हें जैसे निकालना हो निकाल लो। नेक्स्ट, लेसर के लिए गारंटेड वैल्यू क्या रहेगा? आरजीबी क्या रहेगा, जीआरबी क्या रहेगा, जीआरबी, उसके लिए क्या रहेगा? दैट पार्ट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू जो गारंटी दी है किसने? लेसी ने, या फिर इंडिपेंडेंट। तीसरा ये चीज तो ऊपर भी बोल दी है इसने, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। अनगारंटेड तुम खुद ही बता दोगे, गारंटेड में से आरजी रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? गारंटेड प्लस अनगारंटेड। तो यूजीआरवी का फॉर्मूला क्या बना? आरवी माइनस जीआरवी। रेसिडुअल वैल्यू में से गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हटा दूंगा तो क्या आ जाएगी? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। पढ़ा दूं आगे का भी? हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड इनकम और नेट इन्वेस्टमेंट, 3 ही डेफिनेशन है शायद। ये टाइप्स ऑफ लीज से पढ़ाना है फिर। अब दिल्ली सर आएंगे हैं अभी, मतलब अभी नहीं आएंगे वो। रुक जाओ 1 मिनट, एक छोटी सी चीज़ तो पढ़ा लेने दो यार, ये तो पढ़ लो तुम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि तुम्हें मैंने एमएलपी पढ़ा दिया, उन सबको टोटल कर लो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और उसकी डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो वो नेट इन्वेस्टमेंट है। अब इसको पीसा है, देखो कितना भयंकर पीसा है, देखना तुम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीगेट ऑफ एमएलपी, किसका टोटल करना है? एमएलपी का। तो बहुत मजेदार चीजें देखना तुम। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एमएलपी का टोटल, और एमएलपी के साथ तुम्हें अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी लेना है।
क्या लेने के लिए? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। लेकिन अब इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करिए। अब ये एमएलपी को तोड़ के लिखेगा। एमएलपी में क्या आता है? लीज पेमेंट और गारंटेड आरवी, और अनगारंटेड तो है ही। फिर एक और तरीके से बोल रहा है, या तो लीज पेमेंट ले लो और गारंटेड और अनगारंटेड को टोटल कर लो, तो क्या आ जाएगी? पागल बने जबरदस्ती के। ऑन एन एवरेज ये एसेट से, सुनो, ये एसेट मुझे दिव्यांश को लीज पे देने से जितना भी रोकड़ा आ सकता है, भले वो दिव्यांश से आए कि रेसिडेंट वैल्यू से आए बाद में, सब कुछ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगा। सब कुछ किसमें आएगा? और इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है, यहां जाएगा। ये रहा, इसको अभी बीच में छोड़ना, पहले इस पे आओ। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? एमएलपी की डिस्काउंटिंग करो, यूजीआरवी की डिस्काउंटिंग करो। एमएलपी को तोड़ के कैसे लिखेंगे? लीज पेमेंट, जीआरवी और यूजीआरवी, इसकी क्या करो? डिस्काउंटिंग करो। फिर या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि लीज ले लो और रेसिडेंट वैल्यू ले लो, क्योंकि रेसिडेंट वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा? जीआरवी और यूजीआरवी। क्या पागल बने? बस इसके आगे क्या लगाना है? इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू को क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। और बिना डिस्काउंटिंग के क्या कहते हैं? और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो इसे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और नेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू। अब ये लोग क्या करते हैं कि आज मैंने दिव्यांश को कोई चीज दी लीज रेंटल पे, और मैंने उसे 10-10 लाख रुपए के 5 लीज रेंटल लिए, तो ये कहते हैं कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में मेरे पास आएंगे 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। और ईयर 5 पे मेरे को इसकी रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड और अनगारंटेड दोनों मिलाकर आएगी मान लो 5 लाख। तो ये कहते हैं सबको जोड़ लो, कितने हुए ये? 55 लाख। ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? अब इसकी डिस्काउंटिंग करो 10% से, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621, ये 10% की डिस्काउंटिंग फैक्टर है। इसको 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 और इसको भी 0.621 से मल्टीप्लाई करके सबका टोटल कर लो, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ये तो ग्रॉस है और ये नेट है, मल्टीप्लाई कर लो इनको सबको, बिल्कुल सिंपल आएगा। 10 लाख को इससे करोगे 9,09,000, इसको करोगे 8,26,000, इसको करोगे 7,51,000, इसको करोगे 6,83,000, इसको करोगे 6,21,000 और इसको करोगे 6,21 का आधा, बस ठीक है। 41 लाख 1,286, 41,01,000, ये नेट इन्वेस्टमेंट और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये कहते हैं हम ग्रॉस में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, मतलब 41 लाख और ये 01286 जो है वो इसमें से ये आएगी इनकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या आएगी? अनअर्न्ड 14 लाख समथिंग। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ही सीखनी है हमें कि इसको बुक्स में कैसे दिखाना है। ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है। हाँ, ये अनअर्न्ड इनकम है। क्यों है अनअर्न्ड इनकम बताऊंगा। इसको ये लोगों ने इंटरेस्ट माना है। ठीक है, सब लोग लॉजिक पे अब आएंगे। अभी हमने बस समझा कि व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, चलो बस कल देखेंगे बाकी। नेट इन्वेस्टमेंट तक हमने बात करी है। धन्यवाद। बंद कर दे भाई।